नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निखिल क्लासेस पर। ये वीडियो कंप्यूटर विषय पर आधारित है और ये वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की उच्च स्तरीय परिभाषा और ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के समूह को बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को एक साथ मिला करके ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना की जाती है, या यूँ कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। अगर आपने कभी नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा होगा और उसको पहली बार ऑन किया होगा तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 पहले से ही इंस्टॉल्ड मिला होगा और कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही मौजूद होंगे, जैसे इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, या विंडोज़ 10 में उसे माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दे दिया गया है। मूवी देखने और गाने सुनने के लिए वीडियो प्लेयर और म्यूज़िक प्लेयर, कुछ कैलकुलेशन करनी हो जैसे जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना, तो उसके लिए कैलकुलेटर, फ़ोटो या इमेज को ओपन करने के लिए इमेज व्यूअर वगैरह वगैरह। इनके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, जैसे रजिस्ट्री एडिटर, डिवाइस मैनेजर, डिस्क यूटिलिटी, फाइल मैनेजर और फाइल कॉपी करने का प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, फाइल कॉपी करने के लिए जो आप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन चूज़ करते हैं, वो भी एक प्रोग्राम ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, मतलब सामंजस्य स्थापित करता है। इसका काम है यूज़र से इनपुट लेना और उस इनपुट को मशीन या हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस में बदल करके हार्डवेयर तक पहुंचाना, और उसके बाद हार्डवेयर जो भी आउटपुट देता है उसे वापस प्रोसेस करके यूज़र के समझने योग्य बनाना और उसे यूज़र को दिखाना। तो आइए जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से इनपुट लेता कैसे है। कोई भी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट डिवाइसेस का उपयोग करके इनपुट प्रदान करता है, जैसे कि जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस पे दिखाना, जैसे कि प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर। अगर कोई यूज़र गाना सुनने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को माउस के ज़रिए म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इनपुट देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोसेस करके आउटपुट स्पीकर पर सुनाता है। तो अब अगर पहले के पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोग्राम के समूह को बोलते हैं, जिसका काम यूज़र और हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। और ये इनपुट डिवाइसेस जैसे जॉयस्टिक, कीबोर्ड या माउस से इनपुट लेकर इसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर पर दिखाना या सुनाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, या यूँ कह लें कि आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, जनरली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो क्लास में डिवाइडेड है, एक होम एडिशन और दूसरा इंटरप्राइज एडिशन। होम एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। ये उन कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं जो कि हम लोग आमतौर पर ऑफिस या घर में इस्तेमाल करते हैं। और इंटरप्राइज एडिशन के ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बड़े सर्वर्स के लिए बनाए जाते हैं जो कि डेटा सेंटर्स में यूज़ होते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने होम एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन के नीचे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख रखा है, और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि मैंने विंडोज़ के लिए सेम नाम यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, ये मैंने गलती से नहीं किया है और आप कंफ्यूज भी मत होइएगा। माइक्रोसॉफ्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक रिलीज़ किया है उसने हमेशा उसके दो एडिशन बनाए हैं, एक होम एडिशन और एक इंटरप्राइज एडिशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि विंडोज़ 10, अगर आप विंडोज़ 10 के बारे में गूगल पे सर्च करें तो आपको इसके दो वर्जन मिलेंगे, एक विंडोज़ 10 होम एडिशन या विंडोज़ 10 प्रो और दूसरा विंडोज़ 10 इंटरप्राइज एडिशन। उसी तरह विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 के भी आपको दो एडिशंस मिल जाएंगे। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है।
लिनक्स में अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होम कंप्यूटर्स के लिए बनाया जाता है तो उसे वो कंपनी मॉडिफाई करके सर्वर क्लास का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाती है। बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जो दोनों क्लास के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ करती है, मतलब कि होम एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन दोनों के लिए, जैसे कि उबुंटू। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। उन कंप्यूटर्स पर एक छोटा और आसान प्रोग्राम लिखना भी बहुत ही मुश्किल भरा कार्य माना जाता था, क्योंकि कंप्यूटर्स को इनिशियलाइज करने के लिए भी एक अलग प्रोग्राम उसमें लोड करना पड़ता था और इसके लिए काफ़ी समय लगता था। पहले के कंप्यूटर्स एक समय में सिर्फ एक ही काम किया करते थे, जैसे कि किसी मिसाइल या बॉम्ब के फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करके ये पता लगाना कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा या किस एंगल पे मिसाइल को रखा जाए ताकि वो अपने लक्ष्य पे जाके निशाना लगा सके। ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 5100 ये कुछ पुराने ज़माने के डिजिटल कंप्यूटर्स के नाम हैं, जिनमें से ENIAC का डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ और इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े हुआ करते थे और इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो इस बात का ध्यान रखते थे कि कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनका ये काम रहता था कि प्रोग्राम फिर से लोड करके इसे चलाया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था। तो दोस्तों, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में बनाया गया था। इसका नाम था GMNAA-IO। इसका फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स नॉर्थ अमेरिकन एविएशन इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका नाम 2 कंपनी के नाम के इनिशियल्स को लेके रखा गया है जिन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। वो 2 कंपनीज थीं, जनरल मोटर्स और नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम IBM 704 कंप्यूटर के लिए बनाया गया था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी कंप्यूटर पे ही चलता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, पंच कार्ड। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं होता था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन कंप्यूटर्स को इनिशियलाइज करने के लिए ही एक प्रोग्राम लोड करना पड़ता था, तो कीबोर्ड को इंटरफेस करने के लिए भी तो प्रोग्राम लिखना पड़ता, और ये कंप्यूटर्स एक समय में सिर्फ एक ही काम कर पाते थे। तो ये कंप्यूटर कीबोर्ड के इनपुट लेते या आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ख़ास बात ये थी कि ये एक के बाद एक बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक के बाद एक। तो इसको कंप्यूटर की भाषा में सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या बैच प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, जिसके वजह से किसी ऑपरेटर को वहाँ पे खड़े होकर के कंप्यूटर की निगरानी नहीं करनी पड़ती थी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक के बाद एक कई प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट कर सकता था, और ये एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था। इस वजह से इसको हम सिंगल यूज़र मोनोटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या डेवलपमेंट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जब थोड़ा समय और बीता तो लोगों को लगा कि कंप्यूटर का एक समय में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हार्डवेयर का अंडर यूटिलाइजेशन है। इस वजह से उन्होंने टाइम शेयरिंग सिस्टम का आविष्कार किया या डेवलपमेंट किया। पहला टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम MIT ने डेवलप किया था 1961 में। MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है USA के मैसाचुसेट्स राज्य के कैम्ब्रिज शहर में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम CTSS रखा गया, मतलब कंपैटिबल टाइम शेयरिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात ये थी कि ये एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोग्राम के लिए
एक समय निर्धारित किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 6 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हो तो ये पहले प्रोग्राम के लिए पहले 5 सेकंड निर्धारित करता था, दूसरे प्रोग्राम के लिए उसके आगे के 5 सेकंड निर्धारित करता था, तीसरे प्रोग्राम के लिए उसके आगे के और 5 सेकंड निर्धारित करता था। और इस तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता था। आपको बता दूं दोस्तों कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम CTSS IBM 709 कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ IBM 709 पे ही चलाया जा सकता था, बाकी किसी दूसरे कंप्यूटर पे ये नहीं चलाया जा सकता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि CTSS के बाद कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हुआ। दोस्तों, CTSS के बाद मल्टिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट 1964 में शुरू हुआ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को MIT, जनरल इलेक्ट्रिक और AT&T बेल लैबोरेटरी ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के GE 645 मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए ख़ास तौर पे बनाया जा रहा था। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी नई विशेषताएं थी तो बहुत सारी कमियां भी थी। मल्टिक्स का डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से फ्रस्ट्रेट होके, हताश होकर के AT&T बेल लैब्स के जो डेवलपर्स थे वो धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना शुरू कर दिए और 1969 में जाके AT&T बेल लैब्स पूरी तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद AT&T बेल लैब्स के एक डेवलपर जो कि मल्टिक्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो मल्टिक्स की तरह कॉम्प्लेक्स ना हो, मल्टिक्स से बहुत ही सिंपल हो। और इस तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो गया। केन थॉमसन ने सबसे पहली बार यूनिक्स को PDP-7 कंप्यूटर के लिए लिखा था असेंबली लैंग्वेज में। इसके बाद बाकी के डेवलपर्स डेनिस रिची, डॉग मैकेलरॉय और जो ओसाना ने इस पर और काम किया और पहला यूनिक्स वर्जन 1970 में रिलीज़ किया। 1970 के बाद भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम चलता रहा, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स होती रहीं और बीच में और भी वर्जन्स रिलीज़ होते रहे। 1973 में जाकर के यूनिक्स का 5th वर्जन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिलीज़ किया गया, जिसके लाइसेंस की कीमत $800 हुआ करती थी। इसके 2 साल के बाद 1975 में यूनिक्स का 6ठा वर्जन रिलीज़ किया गया कमर्शियल यूज़ के लिए और इसके लाइसेंस की कीमत रखी गई थी $20,000। इसके कमर्शियल लाइसेंस की कीमत ज़्यादा होने के कारण लोग इसके लाइसेंस को खरीदने से थोड़ा सा कतराते थे। एजुकेशनल लाइसेंस की कीमत कम होने के कारण बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसे स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने के लिए इसका लाइसेंस खरीदा था। ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने टेक्स्ट बुक डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए यूनिक्स को मॉडिफाई कर डाला और उसका नाम रखा मिनिक्स। मिनिक्स का मतलब मिनी यूनिक्स। इसका मतलब दोस्तों कि मिनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्लोन था और जिस प्रोफेसर ने इसको बनाया था उनका नाम है एंड्रयू एस टेनेनबॉम। ये व्रे यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर की तरह काम करते थे और इनका मुख्य सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना ही था। इन्होंने 1987 में मिनिक्स का पहला वर्जन रिलीज़ किया था। इसके लाइसेंस की कीमत $69 थी, यूनिक्स से बहुत ही कम। जहाँ पे यूनिक्स के लाइसेंस की कीमत $800 थी, मिनिक्स के लाइसेंस के डॉलर इन्होंने $69 ही रखी थी। साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटीज़ को मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सोर्स कोड भी दे दिया करते थे। मिनिक्स को मुख्य रूप से सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। तो ये तो था मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक का इतिहास। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लिनक्स की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, लिनक्स को हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट लिनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था और इसका पहला वर्जन उन्होंने 1991 में रिलीज़ किया था। इन्होंने
लिनक्स को एक हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया था, क्योंकि वो इंटेल के नए प्रोसेसर 80386 के कुछ नए फंक्शंस यूज़ करना चाहते थे जो मिनिक्स या यूनिक्स में सपोर्टेड नहीं थे। तो एज अ हॉबी और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू किया था। लिनक्स का पूरा डेवलपमेंट मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया गया था, लेकिन लिनक्स में मिनिक्स के किसी भी कोड को यूज़ नहीं किया गया था। लिनक्स को जब पहली बार रिलीज़ किया गया था तो उस पर ऐसा लाइसेंस रखा गया था कि उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था, मतलब व्यावसायिक उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लिनक्स के शुरुआती कुछ वर्जन्स में कोई भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट या डेस्कटॉप नहीं हुआ करता था। लिनस टॉरवल्ड्स ने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन से मदद ली और इन्होंने बहुत सारे टूल्स डेवलप किए जो कि इन्होंने बाद में लिनक्स के साथ ऐड किया, और फिर इन्होंने डेस्कटॉप भी डेवलप करके लिनक्स के साथ ऐड किया। तो दोस्तों, ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथ ही हमने लिनक्स का इतिहास भी देखा कि लिनक्स को किसने बनाया और कैसे बनाया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लिनक्स के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए जानते हैं लिनक्स की विशेषताएं क्या क्या हैं। लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक समय में एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब उन अलग अलग यूज़र्स के लिए उस कंप्यूटर पे यूज़र्स अकाउंट क्रिएटेड हो। कोई भी यूज़र अपने यूज़र अकाउंट की मदद से किसी कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता है। अगर किसी कंप्यूटर पे 4 अलग अलग यूज़र अकाउंट्स हैं तो उस कंप्यूटर पे 4 अलग अलग यूज़र्स एक समय में एक साथ लॉगिन करके उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी जगहों पर यूज़ होते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी लाइब्रेरी में एक सेंट्रल सर्वर पे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। उस सेंट्रल सर्वर पे लाइब्रेरी में मौजूद सारी किताबों का डिस्क्रिप्शन एंटर्ड होता है कि कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी बुक्स इशू हो चुकी हैं, और अगर कोई बुक इशू हुई है तो वो किस स्टूडेंट को इशू हुई है। मान लीजिए अगर आपको किसी लाइब्रेरी में से बुक इशू करनी है और आपको ये पता करना है कि वो बुक उस लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं, तो उसकी एंट्री आप सेंट्रल सर्वर जिस पे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उस पे आप अपने रोल नंबर से या अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक समय में उस सेंट्रल सर्वर पे अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके या अपनी यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करके बुक्स को सर्च कर सकते हैं और बुक्स अपने नाम पे इशू करवा सकते हैं। उसी प्रकार से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल टिकटिंग सिस्टम में होता है। जैसे कि किसी एक मॉल या मल्टीप्लेक्स में कितने सिनेमा हॉल हैं, हर एक सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि सीटों की कुल संख्या कितनी है, उनमें से कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं और कितनी खाली हैं। इसका हिसाब उस सेंट्रल सर्वर पे जिस पे कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है दर्ज होता है। जो व्यक्ति लोगों की टिकट्स बुक करता है उसे टिकट बुकिंग क्लर्क कहते हैं। तो टिकट बुकिंग क्लर्क उस सेंट्रल सर्वर पे अपनी एम्प्लॉय आईडी या यूज़र आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करता है और यह पता लगाता है कि किसी सिनेमा हॉल में कितनी सीट्स खाली हैं, और कस्टमर की चॉइस के ऊपर वो सीट्स चूज़ करके टिकट्स बुक करके कस्टमर्स को देता है। इसी तरीके से किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में एक से ज़्यादा टिकट बुकिंग क्लर्क होते हैं जो एक समय में एक साथ टिकट्स बुक करके कस्टमर्स को देते हैं। इसी तरीके से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, आईटी कंपनीज़ में वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विंडोज़ भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन
विंडोज़ शुरुआत से ही मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। विंडोज़ का पहला वर्जन जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था विंडोज़ NT। इसके पहले के विंडोज़ के वर्जन मतलब कि विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि यूनिक्स शुरुआती दौर से ही मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जो एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क्स एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि आप एक ही समय में इंटरनेट ब्राउज़र, म्यूज़िक प्लेयर और कोई टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें एक साथ रन नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें एक एक करके थोड़े थोड़े समय के लिए रन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रक्रिया को इतनी तेज़ और इतनी जल्दी करता है कि यूज़र को लगता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। स्क्रीन पर चल रहे एनिमेशन में 3 टास्क दिखाए गए हैं, टास्क A, टास्क B और टास्क C। इन तीनों टास्क को 2 स्टेट्स यानी कि 2 अवस्थाओं से दर्शाया गया है, एक रन स्टेट और दूसरा वेट स्टेट। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक समय में एक ही टास्क रन स्टेट में है, बाकी के 2 टास्क वेट स्टेट में हैं। CPU जब टास्क A को रन कर रहा है तो उस समय पे टास्क B और टास्क C वेट स्टेट में है। उसके बाद जब CPU टास्क B एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय पे टास्क A और टास्क C वेट स्टेट में है। उसी तरीके से जब CPU टास्क C एग्जीक्यूट कर रहा है तो टास्क A और टास्क B वेट स्टेट में है। ठीक इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक समय पे एग्जीक्यूट करता है और यूज़र को ऐसा लगता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPU का काम सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है इससे CPU को कोई मतलब नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो CPU को बताए कि कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में इसे शेड्यूलिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे शेड्यूलर या प्रोसेस शेड्यूलर बोलते हैं। प्रोसेस शेड्यूलर ही CPU को बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी देर के लिए रन या एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, लिनक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली CPU में जाके लोड नहीं होता। जब भी कोई यूज़र कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रोग्राम सबसे पहले रैम में जाके लोड होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर रैम में से उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को रीड करके CPU को देता है और CPU उस प्रोग्राम को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ना आ जाए जिसमें किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना हो या किसी आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट दिखाना हो। और अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती है तो CPU उस प्रोग्राम के ख़त्म होने तक उसे एग्जीक्यूट करता है। और अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रैम में लोड करने की क्षमता रखता है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे चल रहे एनिमेशन में 2 प्रोग्राम दिखाए गए हैं, प्रोग्राम A और प्रोग्राम B। दोनों प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। प्रोग्राम A में पहले इंस्ट्रक्शन में 2 नंबर्स का एडिशन करना है, दूसरी इंस्ट्रक्शन में यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेके उन्हें मल्टीप्लाई करना है, तीसरी इंस्ट्रक्शंस में उन्हीं 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है और चौथी इंस्ट्रक्शन में उन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड करना है। प्रोग्राम B में यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, दूसरी इंस्ट्रक्शन में उस इनपुट को चेक करना है और तीसरी इंस्ट्रक्शन में उस रिज़ल्ट को यूज़र को बताना है कि वो इनपुट सही है या गलत है और चौथे इंस्ट्रक्शन में उस रिज़ल्ट को एक फाइल पे राइट करना है। तो अगर यूज़र सबसे पहले प्रोग्राम B रन करता है और उसके बाद प्रोग्राम A रन करता है तो सबसे पहले प्रोग्राम B की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन CPU को मिलेगी और प्रोग्राम A
वेट स्टेट में चला जाएगा। CPU प्रोग्राम बी की पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा कि वो यूज़र से इनपुट ले। जब तक यूज़र कीबोर्ड का इस्तेमाल करके इनपुट टाइप करेगा तब तक CPU के पास कोई दूसरा काम नहीं रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर प्रोग्राम ए की पहली इंस्ट्रक्शन को रैम से रीड करके CPU को सेंड करेगा और प्रोग्राम बी को वेट स्टेट में डाल देगा। प्रोग्राम ए की पहले इंस्ट्रक्शन में यूज़र से कुछ इनपुट नहीं लेना है। यहाँ पे 2 नंबर पहले से ही दिए गए हैं, तो CPU इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन में CPU यूज़र से इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड को कमांड सेंड करेगा और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर प्रोग्राम ए को वेट स्टेट में डाल देगा और फिर प्रोग्राम बी में जो यूज़र इनपुट मिला है वो CPU को दे देगा। इसके बाद CPU प्रोग्राम बी की अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसमें कि यूज़र के इनपुट पे कुछ चेक्स परफॉर्म करने हैं। यूज़र इनपुट पे चेक्स परफॉर्म करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा CPU उसको यूज़र को दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस को कमांड सेंड करेगा। आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट शो करने के लिए CPU का कोई भी काम नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर प्रोग्राम बी को वेट स्टेट में डाल देगा और प्रोग्राम ए से जो यूज़र इनपुट मिला है वो CPU को दे देगा। CPU प्रोग्राम ए के यूज़र इनपुट पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन में यूज़र से कुछ इनपुट नहीं लेना है, ना ही यूज़र को कुछ आउटपुट डिस्प्ले कराना है, इसलिए CPU सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अगली इंस्ट्रक्शन में भी सिर्फ डिवीजन परफॉर्म करना है, इसलिए CPU प्रोग्राम ए के डिवीजन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के बाद प्रोग्राम ए को एग्जिट कर देगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलर प्रोग्राम बी को पूरी तरह से CPU को सौंप देगा। इसके बाद CPU प्रोग्राम बी की अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसमें कि जो चेक परफॉर्म किए गए थे उसके रिजल्ट को एक फाइल में राइट करना है। फाइल पे रिजल्ट राइट करना भी एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, तो इसलिए जब तक फाइल पे रिजल्ट राइट होगा तब तक CPU फ्री रहेगा और कुछ दूसरे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। फाइल पे रिजल्ट राइट होने के बाद CPU प्रोग्राम बी को भी एग्जिट कर देगा। तो दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से 2 अलग अलग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा लिनक्स के कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे लिनक्स पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी फ़ी या पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। इसके अलावा लिनक्स में वर्चुअल मेमोरी का भी सपोर्ट है जिसको कि स्वैप स्पेस कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्वैप स्पेस क्या होता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम हैंडलिंग के दौरान अगर रैम कम पड़ने लगती है तो लिनक्स हार्ड डिस्क पे एलोकेटेड स्वैप स्पेस का इस्तेमाल करता है। इसका जो नाम है, इसका इस्तेमाल उसी के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन करने की ज़रूरत पड़ जाती है और उस दौरान अगर रैम कम पड़ने लगती है तो लिनक्स उन प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क पे सेव करता है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहे हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ 2 या 3 प्रोग्राम इतनी ज़्यादा मेमोरी डिमांड करते हैं कि रैम कम पड़ने लगती है। उस सिचुएशन में लिनक्स स्वैप स्पेस से मेमोरी एलोकेट करके प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, विंडोज़ में भी ये फीचर मौजूद है और विंडोज़ में स्वैप स्पेस को पेज फाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लिनक्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए एक्स विंडो सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एक्स विंडो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बदलने की चॉइस देता है। लिनक्स में बहुत सारे डेस्कटॉप्स अवेलेबल हैं। यूज़र चाहे तो उनमें से कोई भी एक डेस्कटॉप चूज़ करके लिनक्स के साथ इंस्टॉल कर सकता है या लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप को बदल भी सकता है। लिनक्स के साथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 डेस्कटॉप्स के नाम ग्नोम और KDE है। दोस्तों, लिनक्स पूरी तरह से वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स में विंडोज़ जैसे वायरस लगने का खतरा ना के बराबर होता है या बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ लिनक्स में कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पहले से ही मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि
AX25 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में होता है। इसे खास तौर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देने के लिए भी किया जाता है। AX25 प्रोटोकॉल के अलावा लिनक्स में X25 प्रोटोकॉल और IPX SPX प्रोटोकॉल पहले से ही मौजूद होते हैं। X25 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल टेलीफोन कम्युनिकेशन में किया जाता है और IPX SPX प्रोटोकॉल का इस्तेमाल राउटर और नेटवर्क ब्रिज में किया जाता है। इसका मतलब अगर आपके कंप्यूटर पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क राउटर या नेटवर्क ब्रिज में भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके साथ लिनक्स फाइल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट हैं तो एक यूज़र दूसरे यूज़र की फाइल्स मॉडिफाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ लिनक्स बहुत ही विश्वसनीय और स्थायी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब अगर लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं या कोई मेजर अपग्रेड आता है तो अपग्रेड के बाद लिनक्स को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम सिचुएशन में लिनक्स को रीस्टार्ट करना पड़ता है और इसी वजह से डेटा सेंटर्स में लिनक्स को विंडोज़ की अपेक्षा प्रेफर किया जाता है। तो ये तो थी लिनक्स की विशेषताएं। आइए आगे चलते हैं और लिनक्स की कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब लिनक्स स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट करता है, या यूं कह लें कि वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के बीच के अंतर को समझता है। अगर आप लिनक्स में स्मॉल लेटर्स में LS टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको फाइल्स की लिस्ट दिखेगी, लेकिन अगर आप कैपिटल लेटर्स में LS टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड एक ट्रेन जाते हुए दिखाई देगी, कुछ इस तरह से। केस सेंसिटिव होने की वजह से लिनक्स में आप एक ही नाम के 2 फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप एक फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं कैपिटल में ABC और आप दूसरा फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्मॉल लेटर्स में ABC, तो लिनक्स कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, जो कि विंडोज़ में करना पॉसिबल नहीं है। केस सेंसिटिव होने की वजह से लिनक्स के यूज़र्स को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से कमांड में कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और देखा जाए तो लिनक्स में नए हार्डवेयर के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक इंटेल के वाईफाई हार्डवेयर का नाम लिखा है जो पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। इसके ड्राइवर का सपोर्ट लिनक्स के पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। इसका ड्राइवर सिर्फ लिनक्स कर्नल वर्जन 5.2 या इसके आगे के वर्जन्स में मिलेगा। दोस्तों, लिनक्स में नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना एक नए यूज़र के लिए बहुत ही कष्टकारी काम होता है, क्योंकि लिनक्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स उन लाइब्रेरीज या डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आते जिसकी ज़रूरत उनको होती है। तो यूज़र को ऐसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने के लिए पहले उन प्रोग्राम्स की डिपेंडेंसी रिजॉल्व करनी पड़ती है, मतलब पहले उन लाइब्रेरीज और डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा लिनक्स का इस्तेमाल इस समय बहुत ही सीमित है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोग्राम्स की संख्या बहुत ही कम है। जैसे कि विंडोज़ पे खेले जाने वाले बहुत से कंप्यूटर गेम्स लिनक्स के लिए मौजूद नहीं हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और लिनक्स की संरचना, मतलब कि लिनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिनक्स 3 चीज़ों से मिलकर बना है: कर्नल, शेल और यूटिलिटी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये तीनों मिलकर कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी प्रोसेसर, जिसको CPU भी बोलते हैं, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, अगर लिनक्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे लोअर लेवल पे कर्नल होता है, जो कि हार्डवेयर के सबसे करीब होता है। उसके बाद शेल इंटरप्रेटर और उसके ऊपर हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्रेन की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में उसके CPU को ब्रेन माना जाता है, ठीक वैसे ही कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता है।
कंप्यूटर के हार्डवेयर से मेरा मतलब है कंप्यूटर के CPU यानी कि प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, CD ड्राइव, हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी सर्विसेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी संभालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल शेल के माध्यम से यूज़र से इनपुट लेता है, जिसको कि हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, उन्हें कर्नल कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये नए प्रोसेसेस बनाता है और उन्हें समाप्त भी करता है। और जैसा कि मैंने लिनक्स की विशेषताओं में फाइल सिक्योरिटी के बारे में बताया था, कुछ उसी प्रकार से कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सारी फाइल्स को मैनेज करता है। इन सब के साथ साथ कंप्यूटर में मौजूद मेमोरी को मैनेज करने का काम भी कर्नल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट को अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है या यूज़र जब भी कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ न कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है। कर्नल का काम उस नए प्रोग्राम के लिए मेमोरी निर्धारित करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में कर्नल के बाद शेल होता है। एक यूज़र और कर्नल के बीच शेल एक इंटरफेस की तरह काम करता है, या यूँ कह लें कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को कर्नल तक पहुंचाता है। दोस्तों, शेल को कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। इंटरप्रेटर शब्द का हिंदी अर्थ दुभाषिया होता है, मतलब ट्रांसलेटर। तो दोस्तों, शेल एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये यूज़र से कमांड इनपुट लेता है और इसे कर्नल के समझने योग्य बनाता है और कर्नल को भेजता है। उसके बाद कर्नल से जो भी रिस्पॉन्स आता है ये उसे यूज़र के समझने योग्य बनाकर यूज़र को दिखाता है। दोस्तों, शेल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हर एक शेल का कमांड सिंटैक्स अलग अलग होता है। लिनक्स में यूज़र के हिसाब से शेल को बदला जा सकता है। अगर आपको कोई शेल पसंद नहीं आ रही है या उसकी कमांड सिंटैक्स समझने में कठिनाई हो रही है तो आप कोई भी शेल चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ शेल्स के नाम दिख रहे होंगे, जिनमें से पहले 2 शेल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में बॉर्न शेल और बॉर्न अगेन शेल दोनों ही मौजूद होते हैं। दोस्तों, लिनक्स की स्ट्रक्चर में शेल के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का नंबर आता है। इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूटिलिटीज़ कहा जाता है। दूसरी भाषा में इन्हें टूल्स भी कह सकते हैं, जो लिनक्स के साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ सिम रिमूवल टूल आता है, ठीक वैसे ही ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आपको लिनक्स में कोई फ़ाइल कॉपी करनी है तो उसके लिए पहले से ही मौजूद cp कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपको नई टेक्स्ट फाइल बनानी है या पहले से ही मौजूद किसी टेक्स्ट फाइल को एडिट करना है तो लिनक्स में पहले से ही मौजूद vi एडिटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल के वीडियोस को देखिए और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आप तक इससे भी अच्छे वीडियोस पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।